जय हिंद दोस्तों। राष्ट्रीय महत्व की संस्था इसरो की द्वितीय श्रृंखला लेकर मैं उपस्थित हूँ। इस श्रृंखला को समझने के लिए बेहतर ढंग से प्रथम श्रृंखला को देखना और समझना आवश्यक है। प्रथम श्रृंखला हमने क्रायोजेनिक इंजन पर ख़त्म करी थी, उसमें शुरुआत कर दी गई थी। इस श्रृंखला को मैं क्रायोजेनिक इंजन का स्पष्ट रूप से आपके सामने वर्णन करूँगा। क्रायोजेनिक इंजन समझने के लिए सबसे पहले तो क्रायोजेनिक तकनीक क्या है इसको समझना चाहिए। तो जो क्रायोजेनिक शब्द है वो ग्रीक भाषा के क्रायोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बर्फ़ की तरह शीतल। अर्थात यह वह तकनीक है जो निम्न ताप पर काम करती है, लो टेम्परेचर बेस्ड टेक्नोलॉजी है ये। और 0 से 150 डिग्री सेल्सियस नीचे के ताप को हम क्रायोजेनिक ताप भी कहते हैं। अर्थात लो बेस टेम्परेचर का तकनीकी में महत्वपूर्ण उपयोग है। आप देख भी सकते हैं कि -150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भरे प्रणोदक को ईंधन के रूप में प्रणोदक को सरलता से ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाले इंजन को हम लोग क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। ईंधन के रूप में इसमें हम द्रव H2 और ऑक्सीकारक के रूप में द्रव O2 का प्रयोग करते हैं। जो ऑक्सीजन होती है वो -183 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रवीभूत हो जाती है और ये इसमें प्रणोदक ईंधन के रूप में कार्य करती है। भारत ने जो अपना क्रायोजेनिक इंजन है यह द्रव संचालन पद्धति केंद्र महेंद्रगिरी तमिलनाडु में बनाया है। क्रायोजेनिक इंजन बनाने इसरो की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और इसका सर्वप्रथम सफल प्रयोग भारत ने अपना जो क्रायोजेनिक इंजन है उसका सर्वप्रथम सफल प्रयोग 5 जनवरी 2014 को GSLV D5, ये एक लॉन्च व्हीकल है, इसके माध्यम से करा था। GSLV D5 लॉन्च व्हीकल के माध्यम से GSAT-14 जो कि एक संचार उपग्रह था उसमें क्रायोजेनिक इंजन का हमने उपयोग करा था और उसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करा था। क्रायोजेनिक इंजन का हम भविष्य में उपयोग करते हैं चंद्रयान 2 में, और जो भविष्य का एक और भारत का मिशन है वर्ष 2022 में गगनयान, उसमें भी हम क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर अब मैंने आपको क्रायोजेनिक इंजन के बारे में बता दिया कि क्रायोजेनिक इंजन क्या है, किस तरीके से वो कार्य करता है, कहाँ पर उसका विकास हुआ। अब क्रायोजेनिक इंजन से इतर भी इसरो की कुछ उपलब्धियाँ हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। इसमें सर्वप्रथम जिक्र आता है चंद्रयान 1 का, जो 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C-11 के माध्यम से प्रक्षेपित करा गया। इसके बाद इसरो की जो अगली बड़ी उपलब्धि है वो मंगलयान मिशन नवंबर 2013 में प्रक्षेपित करा जाता है। ये भी PSLV के माध्यम से प्रक्षेपित करा जाता है। इसमें हम मंगल के वातावरण का अध्ययन करते हैं। 450 करोड़ रुपए की लागत में मिशन संपन्न होता है। इसको मॉम भी बोला जाता है, मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसके बाद जो इसरो की एक और बड़ी उपलब्धि है वो है चंद्रयान 2, जो कि वर्ष 2019 में प्रक्षेपित कर जाता है। इसमें जो लैंडर होता है वो विक्रम होता है, रोवर इसका प्रज्ञान होता है। ये भी मिशन काफ़ी हद तक सफल रहा। ये तो इसरो की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। इनसे इतर भी कुछ इसरो की अनुपलब्धियां हैं, जैसे कि वर्ष 2017 में PSLV के माध्यम से 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण करा जाता है और इसी वर्ष 2017 में सार्क देशों के लिए GSAT-9 उपग्रह प्रक्षेपित करा जाता है, जिसमें पाकिस्तान को छोड़कर अन्य सभी राष्ट्र इस उपग्रह की सेवा लेते हैं। और इसके इतर आप यहाँ पर एक नाम ये भी लिखा देख रहे होंगे कि मैटसेट या कल्पना 1, ये भारत का प्रथम मौसम संबंधी उपग्रह था। कल्पना चावला के दुखद देहांत के बाद इसका नाम कल्पना 1 कर दिया गया, वरना इसका नाम मैटसेट 1 था। इसी प्रकार GSAT-3, जिसे हम एजुसेट के नाम से जानते हैं, वो भारत का प्रथम शिक्षा संबंधी पूर्ण उपग्रह था। और INSAT-4F, ये भारतीय नौसेना को संचार सेवाएं प्रदान करने वाला उपग्रह था, जिसका लोकप्रिय नाम रुक्मणी था। और इस चर्चा में अगर हम नाविक उपग्रह का जिक्र नहीं करते हैं तो ये चर्चा अधूरी रह जाती है। नाविक GPS की पद्धति पर काम करता है। नाविक के माध्यम से किसी वस्तु के अक्षांशीय, देशांतरीय और ऊंचाई की स्थितियों का स्पष्ट आकलन कर सकते हैं।
ये कार्यक्रम वर्ष 2013 से प्रारंभ करा जाता है, वर्ष 2018 में ये कार्यक्रम पूर्ण होता है। इस पूरे कार्यक्रम में 7 उपग्रह प्रक्षेपित करे जाते हैं और भारत तथा उसकी सीमा से 1500 किलोमीटर के दायरे में ये अपना क्षेत्र कवर करता है। और इसके बाद अगर हम भुवन का जिक्र करें, भुवन एक सॉफ्टवेयर है जिसको इसरो द्वारा वर्ष 2009 में विकसित करा गया था। ये भारतीय भूभाग के 3D चित्र इंटरनेट पर उपलब्ध कराता है। तो इसरो की ये कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। इसके बाद जैसे मैंने आप लोगों के बीच चर्चा करी द्रव संचालन पद्धति केंद्र महेंद्रगिरी की, ये इसका क्रायोजेनिक इंजन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इसी प्रकार इसरो का केंद्र है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर हासन, कर्नाटक में। ये उपग्रहों की निगरानी एवं नियंत्रण का काम करता है। इसी प्रकार का एक और केंद्र भोपाल में भी स्थित है। अब थोड़ा गगनयान के बारे में भी चर्चा कर ली जाए। यह मिशन वर्ष 2022 में पूर्ण होना है। 10,000 करोड़ रुपए की लागत है। यह जो मिशन है ये VR ललिथांबिका जी के नेतृत्व में है। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे जो पृथ्वी की निम्न कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में इससे ये अंतरिक्ष यान जाएगा, जो कि 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इस मिशन का जो पूरा कार्यकाल होगा वो 5 से 7 वर्ष होगा। इसके अतिरिक्त इसरो का एक और मिशन है आदित्य L1, वो सूर्य के लिए मिशन है। लेकिन ये जो मिशन है ये कोरोना के कारण अपने निर्धारित समय से कुछ इतर भी हो सकते हैं। और जो गगनयान है इसमें भी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करा जाएगा, जिस तरीके से चंद्रयान 2 में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करा गया था। इसके बाद एक चर्चा हम ये कर लेते हैं कि जो भूस्थैतिक कक्षा है ये संचार उपग्रहों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और कभी कभी आपके मन में एक विचार आता होगा कि जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हैं वो पूर्वी तट पर होते हैं या भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थापित करे जाते हैं। ऐसा इसलिए करा जाता है कि जो पृथ्वी का घूर्णन होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है और उपग्रह को जो लिफ्ट के दौरान यही पृथ्वी का घूर्णन सहायक होता है। और इसके अतिरिक्त एक तो कारण ये है, इसके अतिरिक्त एक कारण ये, मान लीजिए कोई अगर दुर्घटना भी घटती है तो पूर्वी तट पर भारत के महासागर वगैरह होने के कारण, जल क्षेत्र होने के कारण वो उपग्रह वहाँ जाके गिर जाएगा, जिससे मानवीय हानि नहीं होगी। इसके साथ वर्तमान भारत सरकार की एक और नई पहल है कि वो भारत के तमिलनाडु के थूथुकुडी में सेकंड लॉन्च पोर्ट स्थापित कर रही है। ये आपका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए बनाया जा रहा है। ये भारत सरकार का एक नवीन प्रयास है। तो इस श्रृंखला में हमने इसरो के इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करी और पूर्णतः रूप से ये निर्भर करता है कि आप क्रायोजेनिक इंजन को समझ गए होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार।